With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program with Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो, मेरा नाम है प्रेरणा सिंह। मैं 68 बीपीएससी की रैंक 3 हूँ और मुझे डीवाईएसपी का पोस्ट मिला है। मेरा जन्म हुआ है झारखंड के धनबाद में, पर मैं ओरिजिनली हाजीपुर वैशाली की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे नानी के घर से हुई थी, जो कि धनबाद में है, झारखंड के धनबाद में है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से की है। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो किए। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। उस वक्त कोविड का लॉकडाउन भी चल रहा था, तो ये मुझे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की है। तो मेरे जो रिसोर्सेज रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने फॉलो किया है। जब मैंने शुरुआत इसकी की थी तब शुरू में मैंने ऐसा किया था कि मैंने यूपीएससी के सारे टॉपर्स के जितने भी इंटरव्यूज होते थे, जितने भी वीडियोस हैं, उनको मैं बहुत ध्यान से फॉलो किया करती थी, बहुत ध्यान से सुना करती थी कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, किस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया। और उनके बहुत सारे टॉपर्स, अलग अलग साल के यूपीएससी टॉपर्स का वीडियो देखने के बाद मैंने खुद के लिए एक अपना टेलर मेड एक स्ट्रैटेजी बनाया। ये सारे ही टॉपर्स का मतलब एक तरीके से समझ जाइए सुझाव या सजेशंस को इकट्ठा करके फिर मैंने खुद के लिए एक टेलर मेड पूरा स्ट्रैटेजी बनाया। तो तैयारी के लिए मैं ऐसा करती थी कि जो भी बुक्स है या जो भी रिसोर्सेज है या जितना भी मेरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को मैं तोड़ दिया करती थी छोटे छोटे सेक्शंस में। और मैं ये निश्चित करती थी कि जो भी सेक्शन, जो छोटे छोटे सेक्शंस को मैंने तोड़ा है, उसको मैं डेली बेसिस पर ख़त्म किया करूँ। मेरे पास एक डेली प्लानर हुआ करता था जो कि आज तक मैं फॉलो करती हूँ डेली बेसिस पर। तो वो प्लानर मैं 30 डेज का, यानी एक महीने का मैं प्लानर बनाया करती हूँ। फिर उसको हटाकर फिर अगले महीने के लिए नया प्लानर बनाती हूँ। तो वो जो प्लानर है उसमें मैं रोज़ रात को नेक्स्ट डे क्या लिखना है या क्या पढ़ना है वो मैं रात को लिख कर और फिर मैं सोया करती थी। जैसे अगर अगले दिन मुझे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ पढ़ना है तो वो मैं रात को ही प्लानर में लिखकर सोया करती थी, ताकि अगर आप नेक्स्ट डे उठते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज का पूरा दिन मुझे करना क्या है। ये नहीं कि सुबह उठ रहे हैं और फिर सुबह सोचना स्टार्ट कर रहे हैं कि आज क्या करना है। नहीं, आप रात में ही लिख कर सोया कीजिए नेक्स्ट डे आपको करना क्या है। तो इससे ये है कि आप बहुत डायरेक्शन, जो दूसरा दिन है वो पूरा एक सही डायरेक्शन में जाएगा, इधर उधर आप नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग बुक्स पर, रिसोर्सेज पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने यूपीएससी के कंटेंट को ही बीपीएससी में एम्प्लॉय किया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का नेचर भी वैसा ही हो गया है। थोड़ा सा यूपीएससी के साइड बीपीएससी अब चला गया है। तो अब यहाँ वन लाइनर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है बट उतनी कुछ खास नहीं। तो यूपीएससी का जो स्ट्रैटेजी है या यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा वैसा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मतलब थोड़ा सा मिल सकता है, बट इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। स्टार्ट करती हूँ मैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 सेक्शन में है। तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए खास करके ओल्ड एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को मैंने कई बार पढ़ा है। रिसोर्सेज बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन करने से ही मतलब बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की बस एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं किया है, बस 11th और 12th की एनसीईआरटी बस। आते हैं पॉलिटी पर। तो पॉलिटी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली एम लक्ष्मीकांत का सहारा लिया है। उस बुक को बाइबल कहा जाता है पॉलिटी के लिए। तो वो सच में एक बहुत ही काम की किताब है, और वो चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत को अवॉइड करना अच्छा नहीं रहेगा।
एम लक्ष्मीकांत इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे अनुसार फॉर पॉलिटी। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर की नोट्स से मैंने पढ़ाई की है। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उनके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो मैंने इनिशियली तो उनके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर जो फ्री अवेलेबल थे। उसके बाद मैंने उनके स्पाइरल मुझे नोट्स मिले, तो वो नोट्स का मैंने सहारा लिया। उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण हमें भारत का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार बीपीएससी के लिए दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो मृणाल सर के नोट्स को बजट और इकोनॉमिक सर्वे से मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। फिर आते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी है तो यहाँ स्टेट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है या स्टेट स्पेसिफिक जो नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार के लिए मैंने केबीसी नैनो और क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको फॉलो किया। ऐसे देखा जाए तो केबीसी नैनो और क्राउन पब की जो किताब है दोनों में कंटेंट मोर और लेस सेम ही है। आप कोई एक फॉलो कर सकते हैं, आपको मन है तो आप दोनों ही फॉलो करिए, बट कंटेंट दोनों में लगभग सेम ही है। तो मेरे पास दोनों ही था तो मैंने दोनों को ही बराबर से देखा था। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी इसलिए मैंने द हिंदू रेगुलर रखा है। तो द हिंदू से ये होता है न्यूज़पेपर एक आप ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की हैबिट से ये होता है कि करंट अफेयर तो अपडेटेड होता ही है, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है। चीज़ों को आप बहुत अच्छी ढंग से आप बोल सकते हैं। एक ही चीज़ को आप मल्टीपल तरीके से बोल सकते हैं अगर आप चाहे तो वो जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं या वर्ड्स को जो एक वाइजली यूज़ करने का जो तरीका है वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलता है, खास करके एडिटोरियल पढ़ने से। तो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। आप इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकते हैं और द हिंदू भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ इसलिए मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ने से ये होता है कि कोई भी जो मुद्दा है उसके बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एक होता है खुद का ओपिनियन, एक होता है और भी लोगों का। अगर सेम टॉपिक पर अगर आप ओपिनियन जानेंगे तो आपका बेस जो है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। तो ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा। न्यूज़पेपर को मैंने विजन आईएएस के मंथली मैगजीन और पीटी 365 तथा मेंस 365 से कॉम्प्लीमेंट किया था। मैंने इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कुछ खास कोई और भी मैगजीन फॉलो नहीं किया है। मैं बहुत स्ट्रिक्टली विजन आईएएस को पढ़ा करती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। इनफैक्ट मंथली मैगजीन को अगर आप पीटी 365 और मेंस 365 नहीं भी पढ़ पाते हैं विजन का, तो आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आप विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स को ज़रूर फॉलो करें। उसके कंटेंट काफ़ी ल्यूसिड है, काफ़ी अच्छे हैं कंटेंट, और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कंटेंट क्योंकि अच्छा है इसलिए आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, पीटी में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू जो आते हैं प्रीलिम्स में बीपीएससी के, वो वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं होते हैं, वो एलिमिनेशन टेक्निक्स पर बेस्ड होता है। उसमें सेंटेंस दिए रहते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो आपको सही स्टेटमेंट का पता होना होगा तभी जाकर आप सही आंसर पर आएंगे। तो इसके लिए विजन का जो मंथली मैगजीन है वो बहुत यूज़फुल है। रहा सवाल कि कितना करंट अफेयर कवर करना है, तो मैं कहूँगी कि प्रीलिम्स के लिए आप 1 साल का करंट अफेयर मिनिमम कवर करके जाएं। जैसे कि 70th बीपीएससी हमें पता है कि सितंबर में होने वाला है 2024, तो आप एटलीस्ट अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का विजन मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़कर जाएं। साथ ही साथ बिहार के करंट अफेयर पर आते हैं। तो बिहार के करंट अफेयर के लिए मैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को देखा करती थी, फॉलो किया करती थी, और उसके साथ में स्पीडी की जो मैगजीन आती है बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए एक स्पीडी की मैगजीन आती है करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, तो वो किताब मैं खरीदा करती थी और उससे मैं पढ़ा करती थी। उससे मैं बिहार के कंटेंट्स को एनरिच किया करती थी। बिहार पर अपना जो वो है आपका जो नॉलेज है उसको मजबूत करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्टेट पीसीएस दे रहे हैं। ये क्योंकि स्टेट पीसीएस है इसलिए स्टेट की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जितना ज़्यादा बिहार अच्छे तरीके से आपका कवर्ड होगा, आप समझ जाइए उतना एज पा सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के
ऊपर, आंसर राइटिंग हो या पीटी ही हो। आते हैं मॉक्स पर। तो कई बार ऐसा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मॉक्स देना ज़रूरी है क्या। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप कितने पानी में हैं ये पता करने का तरीका है मॉक्स देना। मॉक्स जितने ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पीटी के लिए लगभग 35 मॉक्स लगाए थे, लगभग 35 मॉक्स अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि परफेक्शन आईएएस के मॉक्स, टेक्स्ट बुक के मॉक्स, एड्यूटेरिया के मॉक्स, ये मुझे अवेलेबल थे और इनके क्वेश्चंस अच्छे भी थे। तो मैंने इनके मॉक्स मिलाकर अराउंड 35 मॉक्स मैंने प्रीलिम्स के लिए लगाया था। मेंस में भी मॉक्स यानी आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे याद है कि मैंने मेंस के लिए लगभग 12 फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग संस्थाओं के मॉक्स मैंने दिए हैं। तो उसमें मैंने लगभग 12 फुल लेंथ लिखे हैं। सेक्शनल को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 7-8 सेक्शनल भी लिखा है, बट मैं तो कहूँगी कि आप फुल लेंथ ज़रूर लिखें कम से कम, क्योंकि एग्ज़ाम का अब नेचर ऐसा हो गया है कि बीपीएससी का जो मेंस है वहाँ आपको 3 घंटे के अंदर 64 पेज लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है इनफैक्ट। तो इसमें राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंटेंट हम सबके पास होती है, बट अगर 3 घंटे के अंदर उस कंटेंट को आप फुल्ली डिलीवर नहीं कर पाते हैं आंसर पेपर में, तो फिर वो कंटेंट आपके किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए ऐसे में राइटिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने होंगे। आप जितना ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे जाकर, चाहे आप घर पर भी बैठकर लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल है तो, या आप सेंटर पर किसी जाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी राइटिंग स्पीड उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर मैं आपको मेंस की एक और भी कुछ बताऊं तो मेंस में बेसिकली हमें 5 शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं हर सेक्शन में। जैसे GS1 हो गया, उसमें 3 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में आपको 5 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। 5 शॉर्ट आंसर लिखना होता है, मतलब प्रत्येक शॉर्ट आंसर आपको लगभग 1 पेज या 1.5 पेज में आपको लिखना होता है, और प्रत्येक लॉन्ग आंसर आपको 4.5 मिनिमम 4.5 पेज में कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपको 4.5 पेजेस में एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है। तो इतना लिखने के लिए कंटेंट चाहिए नो डाउट, बट उसके साथ राइटिंग स्पीड भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप घर पर बैठकर मॉक लिख रहे हैं तो एक 38 मार्कर क्वेश्चन यानी एक लॉन्ग आंसर को आप टाइमर लगा के 20 मिनट के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 20 मिनट्स एक्सीड करते हैं एक लॉन्ग आंसर लिखने में तो आपका टाइम पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि जो आखिरी सेक्शन है यानी सेक्शन सी है उसके कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे एग्जाम हॉल में। इसीलिए एक 5 शॉर्ट आंसर लिखने के लिए 35 मिनट्स और एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए मिनिमम 20 मिनट्स आप खुद को दे सकते हैं। टाइमर लगाकर लिखिए, इससे ये होगा कि आपके राइटिंग स्पीड पर टाइम का कमांड रहेगा। आते हैं मेंस की ओर। तो मेंस में एक है हिंदी का पेपर जो कि कंपलसरी होता है बट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर होता है GS1, GS2, ऐसे और ऑप्शनल। ये पेपर्स हमें क्वालिफाई करने होते हैं बीपीएससी के मेंस में। हिंदी के लिए आपको बेसिक हिंदी की ग्रामर और निबंध लिखना आना चाहिए। ये क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है तो आप अगर आपका कमांड अच्छा है, निबंध अगर आप लिख सकते हैं और ग्रामर वगैरह पर आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में आप सेल थ्रू कर सकते हैं। आते हैं GS1 पर। GS1 में रहता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर और DI। कोशिश कीजिएगा कि DI का जो सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 होता है उसमें आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो वो बेसिकली 72 मार्क्स का होता है। अगर आप 72 में 72 यानी फुल मार्क्स लाने में सफल होते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत अच्छी रैंक जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एज देता है। अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो स्ट्रेट अवे 72 मार्क्स का एज मिल जाता है आपको सारे कैंडिडेट्स के ऊपर। हिस्ट्री में आप जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आराम से स्पेक्ट्रम के हेल्प से, और बिहार की जो हिस्ट्री है जैसे कि चंपारण आंदोलन हो गया या फिर बिहार में तकनीकी शिक्षा का उदय, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को इन पर आप एक अच्छे से नोट्स तैयार करके रख लीजिए। ऐसे तो अब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहा, बट हाँ आप जो रेगुलर पैटर्न्स है, जो रेगुलर हमारे कॉमन क्वेश्चंस है, उनको अगर आप देख कर भी जाएंगे
तो आप अच्छा खासा मतलब 8 सवालों में से आप अच्छे खासे सवाल वहाँ लिख सकते हैं। रहा सवाल आईआर और करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो वो मैंने विजन आईएएस के मंथली मैगजीन से ही पढ़ा है। उसके लिए विजन 365 और मेंस 365 का एक इंटरनेशनल रिलेशन का एडिशन अलग से आता है, तो आप चाहें तो वो इंटरनेशनल रिलेशन का जो एडिशन है वो आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, उसमें आईआर बहुत अच्छी तरीके से कवर रहता है। तो विजन मैगजीन मैं फॉलो करने की एडवाइस दूंगी। आते हैं GS2 की ओर। GS2 का सेक्शन 1 है इंडियन पॉलिटी, सेक्शन 2 है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन पॉलिटी जो पहला सेक्शन है उसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है, नो अदर सोर्स, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत। सेक्शन 2 जो कि है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो इसमें ज्योग्राफी अलग और इकोनॉमिक्स अलग नहीं आता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को एक दूसरे से कंबाइन करके ही सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि दोनों ही जो सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाए। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बिहार का परिदृश्य है उसको आप बहुत क्लियर रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू बिहार या बिहार के संदर्भ में बताइए। तो बिहार का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है या बिहार का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, जैसे कि 69th का मेंस ही देख लीजिए, उसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार दिया हुआ था। तो ये अगर बिहार का ज्योग्राफी आपको बहुत क्लियर है, बिहार का इकोनॉमिक्स आपको बहुत क्लियर है, तो पेपर 2 आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स इनकॉर्पोरेट करने की। हाँ, और ये ज़रूर देखिएगा कि जहाँ ज़रूरी हो वहीं मैप्स बनाएं, ज़रूरी नहीं है हर जगह मैप लगा दिया जाए। तो जिन क्वेश्चंस में डिमांड हो या आपको लग रहा है कि यहाँ मैप बनाने से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो वहाँ आप कोशिश कीजिएगा, खास करके सेक्शन 2 में, तो वहाँ कोशिश कीजिएगा कि मैप्स का हेल्प लिया जाए, उससे मार्क्स अच्छे आएंगे। आते हैं सेक्शन 3 पर जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली विजन आईएएस की PT 365 और मेंस 365 जो साइंस के लिए अलग से आती है, मैंने उसका सहारा लिया है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, मैंने PDF से ही पढ़ाई की है। आते हैं आंसर राइटिंग की तरफ। तो आंसर राइटिंग का ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा लिखने में, फिर तब लिखना स्टार्ट करेंगे। बट रियलिटी ये है कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मतलब 100% परफेक्शन लाना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप शुरू कीजिए आंसर लिखना, ठीक है। और ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डे 1 से ही आंसर लिखना है, नहीं। आप पढ़ाई पहले शुरू कीजिए, एक बेस बना लीजिए, एक फाउंडेशन सा तैयार कर लीजिए। जो आपको लगता है कि आपके पास थोड़ी बहुत फाउंडेशनल नॉलेज है, मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन आप कम से कम जानते हैं, तो लिखने का प्रयास कीजिए। जो पहला आंसर होता है वो किसी का भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। वो इनफैक्ट मेरे पास भी जो मेरा पहला आंसर है वो मैं अभी भी रखी हुई हूँ अपने पास, वो बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है, वो आपके लाइफ का सबसे टेरिबल आंसर होता है। बट इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, वो आप डेली इंप्रूव, डेली लिखते जाएंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे आप एकदम परफेक्शन की ओर, ऑलमोस्ट परफेक्शन की ओर पहुंच सकते हैं। परफेक्ट तो नहीं हो सकता कोई, बट ऑलमोस्ट परफेक्शन की ओर आप जा सकते हैं। जितने ज्यादा सवाल आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग आप करेंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए लाभदायक होगा। रहा सवाल कि पॉइंटर्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, तो मैं स्पेसिफिकली पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करती हूँ। मैं कम से कम पैराग्राफ्स यूज करना पसंद करती हूँ। इससे होता यह है कि आप पॉइंट्स में जब आंसर लिखते हैं तो वो बहुत ही क्लियर होता है, तो जो एग्जामिनर है उसको बहुत टू द पॉइंट आंसर्स मिलते हैं, तो उसके जो एग्जामिनर हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेस थोड़ा कम होता है आंसर चेक करने पर। वो अगर मुझे थोड़ा कम स्ट्रेस हो रहा है किसी के पेपर को चेक करने में, तो जाहिर सी बात है मैं उसे थोड़ा ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा कम स्ट्रेस दिया है। तो अगर ऐसा नहीं, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं बिल्कुल, बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इंट्रो और कंक्लूजन पैराग्राफ्स में लिखती थी, बट बाकी का जो बॉडी है, जो कि क्वेश्चन का मेन डिमांड होता है, उसको मैं हमेशा पॉइंटर्स में ही लिखती थी। और ये चीज याद रखिएगा कि जितने भी कीवर्ड्स है आपके आंसर के, उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। जहां संभव हो वहां डायग्राम जरूर बनाइए, अगर संभव है, स्कोप है तो। मैप बनाने का अगर कोई स्कोप है तो मैप जरूर बनाइए, लेकिन अंडरलाइन कीवर्ड्स को करना मत भूलिएगा। अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं तो क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो एग्जामिनर को पता करने में बहुत आसानी हो जाती है। इससे ये होगा कि उन्हें अगर पेपर चेक करने में आसानी हो रही है तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देंगे। बट मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पैराग्राफ्स में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट मैंने पॉइंटर्स ही प्रेफर किया है। अब आते हैं नोट्स मेकिंग की ओर।
तो क्या मैंने नोट्स बनाया है? हाँ, मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी के दौरान जितने भी नोट्स बनाए थे वही मुझे 68 बीपीएससी में काम आए। तो नोट्स मैंने, ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं ऑनेस्टली। जैसे कि हमारा हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल और मॉडर्न, तो स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बहुत ही नोट्स के फॉर्म में है, उसका नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे ही हो गया अपना एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री, वो भी एनसीईआरटी है, बेसिक बुक है, तो उसमें नोट्स बनाना मैंने नहीं बनाया था। फिर आते हैं पॉलिटी में, तो एम लक्ष्मीकांत का अगर आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आप पता चलेगा कि बुक को आपने वापस से कॉपी कर लिया अपने नोटबुक में, तो एम लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाया जा सकता, उस बुक को आपको डायरेक्टली ही पढ़ना होगा। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, ऐसा ही है क्योंकि वो एनसीईआरटी है। ऐसे कुछ खास मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने डायरेक्टली जो है पीडीएफ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की है, और कुछ सोर्सेज जैसे कि करंट अफेयर हो गए और विजन आईएएस के मैगजीन है, तो उनको मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करती थी और ऑनलाइन ही मैंने उन सब मैगजीन्स को पढ़ा है। नोट्स मैंने किसके बनाए हैं? नोट्स मैंने बिहार के लिए नोट्स बनाए थे। बिहार के लिए मैंने केबीसी नैनो और क्राउन पढ़ा था, बट जो बिहार का करंट अफेयर है उसका मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनाया करती थी। तो मेरे पास साल भर के बिहार के जितने भी क्रिस्प डेटा है या फिर जितने भी सर्वेज हुए हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से कॉपी में मैंने सारे नोट्स बनाकर रखे हैं। बिहार के लिए मैं बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाकर रखे हैं। आते हैं रिवीजन की ओर। तो रिवीजन कितना ज़रूरी है? तो ऐसा है कि जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, वो सबके पास हैं। जो लक्ष्मीकांत आपके पास है वही लक्ष्मीकांत की किताब मेरे पास है, वो लक्ष्मीकांत की किताब सबके पास है। डिफरेंस इससे होता है कि किसने उस किताब को कितनी बार पढ़ा है। तो ऐसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो है वो सारे फिक्स्ड है, और आपके पास जितनी किताबें हैं लगभग पूरे बिहार के पास वही किताबें हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है। तो सोर्सेज को बहुत ही लिमिटेड रखिए। इधर उधर की किताबें जो है, इधर उधर के मतलब जो भी मार्केट में पीडीएफ्स है, क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन का ज़माना है और कंटेंट जो है उसकी बाढ़ है मार्केट में। तो एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे इधर उधर के, तो आपको सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड सोर्सेज पर ही चिपके रहिए, और उसी जो भी आपके लिमिटेड सोर्सेज है कोशिश कीजिए कि उसे ही मल्टीपल रिवीजन उसकी की जाए। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आप उतने ज़्यादा एक्सीलेंट होते जाएंगे। तो बुक्स उतने ही रखिए, फिक्स्ड बुक रखिए, अपने बुक शेल्फ को क्राउडेड मत रखिए, बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखिए, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको एक बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करें ताकि आपको दिमाग में क्लैरिटी हो। इतना रखिए कि एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन से एटलीस्ट किस पेज में कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। ऐसा भी करना ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना रखिए कि मल्टीपल रिवीजन हो ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, तो मैं ऑनेस्टली 4 से 5 घंटे ही पढ़ती थी डेली। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ। अगर मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं तो मैं डेली ही पढ़ा करती थी। मुझे याद है कि 2023 में मैं अपने जन्मदिन के दिन भी पढ़ रही थी। मेरे साथ कोई नहीं था और जन्मदिन मेरे अपने बर्थडे के दिन भी मैं पढ़ ही रही थी। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा सा सैक्रिफाइस है, ज़रा सा है, कुछ समय के लिए आपको करना पड़ता है। कंसिस्टेंट रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ना है। पढ़ते हैं कुछ लोग, नो डाउट, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। बट अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे खुद को तो आप दूसरे दिन से खुद को ड्रेन्ड फील करेंगे। तो ऐसा होगा कि 2 दिन आप 12 घंटे पढ़ेंगे या 10 घंटे पढ़ेंगे, तीसरे दिन हो सकता है आप 10 घंटे फिर से पढ़ ले, लेकिन चौथे दिन से आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। फिर आपको ये जो तैयारी है ये थोड़ा सा बहुत थकाऊ लगने लगेगा। और एक चीज़ याद रखिए कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है ये आपका टाइम डिमांड करती है। ये एक बहुत लंबा जर्नी है, ये एक दिन का एग्जाम नहीं है। इसमें एक नॉर्मल एग्जाम को कंडक्ट होने में और रिजल्ट आने में 1.5 साल लग जाते हैं, मिनिमम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो 1.5 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। अगर 1.5 साल तक आपको कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रहना है, इसके लिए आप अपने आप को ऐसा रखिए कि तैयारी के दौरान जो है आपको अपना जो पढ़ाई है वो बोझ ना लगे। डेली पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, बाकी का समय खुद को दीजिए। कुछ हॉबी है तो उसको परस्यू करिए। जैसे कि मेरा हॉबी था जिम जाना और वर्कआउट वगैरह करना। तो अगर मैं कभी जिम ना भी जा पाऊँ तो मैं कान में ईयरफोन्स या गाने लगाकर मैं वॉक पर चली जाया करती थी। इससे ये होता था कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश फील करता है। या फिर आपका जो भी हॉबी है, जैसे गाना गाना या फिर डांसिंग, तो आप अपने हॉबी को कुछ टाइम ज़रूर दीजिए।
अपने दोस्तों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए। कुछ नहीं है तो फ़ोन में कुछ अच्छे वीडियोस वगैरह देखिए, मूवीज़ देखिए। इससे ये होगा कि क्योंकि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट तो है नहीं, लंबा समय है, तो ये पूरे एक लंबे कोर्स में आप अपने सेल्फ को भी टाइम दे पाएंगे और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख पाएंगे। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आते हैं कि इंटरव्यू मुझसे क्या सवाल पूछे गए। तो मेरा इंटरव्यू जो है वो लगभग 20 मिनट के अराउंड चला। तो इंटरव्यू बोर्ड, जब आप घुसने वाले होते हैं, जब आप वेटिंग एरिया में होते हैं, तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तब हार्ट बीट बहुत तेज़ चलता है, क्योंकि ऐसा है कि वो जो 15 या 20 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, उसमें आपका जो करियर है या फिर हो सकता है आने वाला 1 साल क्या होने वाला है, वो 15 मिनट में डिसाइड हो जाता है। तो वो 15 मिनट बहुत नर्वसनेस में बीतता है, मतलब जो बाहर आप वेटिंग एरिया में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, आप चेयरमैन को ग्रीट करते हैं, बैठते हैं, तो आपको वो बहुत रिलैक्स कर देते हैं। जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो आपको इतना रिलैक्स कर देंगे कि फिर आप एकदम ईज हो जाएंगे। मुझसे एंटर करते ही मुझसे मेरा ग्रेजुएशन का ईयर पूछा गया, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पूछा गया, और उसके बाद मुझसे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पूछा गया। तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस था, उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस था, और फिर बिहार फाइनेंस सर्विस। तो मेरा जो इंटरव्यू है 20 मिनट के लगभग चला, और मेरे जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो बिहार पुलिस पर ही था, पुलिसिंग पर था बेसिकली, और विमेन ओरिएंटेड था। महिलाओं से जुड़े सवाल पूछे गए, जैसे कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर आधारित, या बिहार सरकार की कुछ योजनाएं जो महिलाओं को सशक्तिकरण दे रही हैं। तो बिहार सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, और महिलाओं के ऊपर जितने सवाल है कि महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या करना होगा, ये ऐसे करके सवाल थे मेरे। और पुलिस से संबंधित कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए थे। लगभग 20 मिनट चला इंटरव्यू, और फिर मैंने थैंक यू बोला और बस मैं बाहर आ गई। और बाहर आते ही मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू ठीक गया है। आते हैं सोशल मीडिया की ओर, कि क्या सोशल मीडिया होना ज़रूरी है या नहीं। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं ऐसा किसी को नहीं कहूँगी कि आप बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाइए खुद पर और एकदम सोशल मीडिया और दुनिया से अपने आप को काट लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आते हैं कोचिंग की ओर, कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है। मैंने सेल्फ स्टडी का सहारा लिया है, मैंने 3 साल सेल्फ स्टडी किया है। हाँ, मैं बहुत सारे कोचिंग्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक्स में जुड़ी हूँ। जैसे कि मैंने परफेक्शन आईएएस में आंसर राइटिंग किया है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग किया है। और जो हमारा मॉक इंटरव्यू है, तो मैंने, क्योंकि वो फ्री होता है मॉक इंटरव्यू, तो मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में फ्री मॉक इंटरव्यूज दिए हैं। पर मैं ऐसे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़ी हूँ। ऐसे क्लेम्स है स्टूडेंट की, बहुत सारे कोचिंग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ या मैंने उनसे पढ़ा है, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी कोचिंग से मैंने पढ़ाई नहीं की है,
मैंने फ्री मॉक इंटरव्यूज हर जगह दिए हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप भी इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो हर जगह आप फ्री इंटरव्यू देने के लिए, मॉक देने के लिए हम सब जाते हैं, आप भी जाएंगे बिल्कुल। बट प्रत्यक्ष रूप से मैं कहीं से जुड़ी नहीं हूँ। क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। कुछ बच्चे हैं जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जैसे कि मैं, तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है, इसलिए मुझे चीज़ों को ग्रास्प करने में या कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, तो मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी कारण से उतना अच्छा नहीं हो पाता है, सबके अपने कारण होते हैं, तो नहीं हो पाता है, बट वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। कोचिंग का हेल्प लेने से ये होता है कि आपको डायरेक्शन पता चलता है कि पढ़ना क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है या किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब आपको पता चलता है कोचिंग में जाने से। और लेकिन ऐसा क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप बिल्कुल कोचिंग लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप खुद से ही तैयारी कीजिए। एंड में सेल्फ स्टडी ही काम आता है, ठीक है। एक आध साल आप कोचिंग ले सकते हैं, बट एंड में आपका सेल्फ स्टडी ही आपको काम देगा। मैं किसी भी कोचिंग संस्थान से मैं नहीं जुड़ी हूँ, मैंने हर जगह फ्री मॉक इंटरव्यूज और आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज मैंने दिए हैं, तो ये रहा था मेरा जर्नी। आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी इन लाइफ। तो प्लान बी डिपेंड करता है, कुछ लोग अगर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरा क्लियर हो ही जाएगा, तो ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं है प्लान बी रखना। बट मेरा भी एक प्लान बी था, मैंने LLB कर रखा है, और मेरे पेरेंट्स जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, तो मेरे पास LLB की डिग्री है, तो मैं उस डिग्री को एज अ प्लान बी मैंने रखा है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में, अगर, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन जर्नी है, अगर क्लियर नहीं कर पाती हूँ किसी कारण से, तो मैं अपने LLB को परस्यू करूँगी और मैं एज अ लॉयर जो है मैं अपने जो झारखंड हाई कोर्ट है वहाँ मैं सर्व करने का मैंने प्लान बी रखा था। बट ये प्योरली आप पर डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान बी रखें ही। आते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान होने वाले जो हाई लो फेजेस है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये जो तैयारी है ये बहुत अनसर्टेन है। ये जो पूरी जो जर्नी है सिविल सर्विसेज की, ये बहुत ही अनसर्टेन है। यहाँ कोई भी, मतलब जनरली मैं कहूँगी कि लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब रिजल्ट होगा ही, कभी कभी होता है कि हम फेल हो जाते हैं। मैं खुद मैंने खुद 2 बार UPSC दिया है और मैं फेल हुई हूँ दोनों बार। तो ये जो फेलियर है ये पार्ट एंड पार्सल है इस प्रोसेस का। फेलियर को आप ऐसे मत लीजिए कि फेल हो गए यानी मेरे ऊपर लूजर का टैग लग गया, नहीं। कुछ समय के लिए, जाहिर सी बात है, अभी फेल किए हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको बुरा लगेगा, कुछ वक्त के लिए आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर सेल्फ डाउट भी आता है, तो ये सब बहुत कॉमन है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये कॉमन टॉपर सिंड्रोम है, ये हर टॉपर के साथ होता है। UPSC के भी जो रैंक 1 हो या BPSC के रैंक 1 हो या जो भी हो, किसी भी एग्जाम के जो टॉपर्स हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि हताशा की एक घड़ी आती है, हर वक्त लगता है, हर दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं होगा या क्या कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब PT देते हैं और जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, 1.5 साल का इसके बीच में एक गैप होता है, तो 1.5 साल तक आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है या आप क्लियर करेंगे भी या नहीं। तो सोचिए कि ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आपको पता चलेगा कि 1.5 साल आपने जो स्ट्रगल किया है वो किसी काम का था भी या नहीं। तो ऐसे में थोड़ी सी एंग्जाइटी होना, थोड़ा प्रेशर क्रिएट होना, थोड़ा सेल्फ डाउट आना, ये सब बहुत कॉमन है। मगर याद रखिएगा कि UPSC BPSC जैसे जो एग्जाम्स हैं ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, ये इसमें समय लगेगा, आपको वक्त देना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। 70th BPSC के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको एक वर्ड ऑफ एडवाइस अगर मैं देना चाहूँगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने रिसोर्सेज को सबसे पहली बात बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखिए। मल्टीपल रिसोर्सेज की ओर मत भागिए। जो आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज है उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। ऐसा है कि मल्टीपल रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आना होगा क्वेश्चंस तो उतने ही रिसोर्सेज में आप क्लियर कर लेंगे, और अगर नहीं क्लियर करना हुआ तो आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, वो नहीं क्लियर होगा। तो ये सबसे पहला तो हो गया मटेरियल। दूसरा हो गया कंसिस्टेंट रहिए। डिसिप्लिन लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्लियर होने पर कोई ऑफिसर नहीं बनता है,
ये प्रेपरेशन का जो ये पूरा दौर है, ये जो पूरी जर्नी है, ये आपको एक ऑफिसर बनाने के लिए ही ये ऐसा ये एग्जाम प्लान किया गया है। प्रेपरेशन के दौरान ही आपके अंदर जो जितने सारे चेंजेस आते हैं, आपके लाइफस्टाइल में, आपके डिसिप्लिन में जितने चेंजेस आते हैं, यही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होते हैं। तो इन सारे क्वालिटीज़ को आप प्रेपरेशन के दौरान ही खुद में इनकलकेट कीजिए। डिसिप्लिन बनिए, अपने काम को, अपने गोल को लेकर थोड़े से मोटिवेटेड रहिए। एग्ज़ाम में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे कि कभी कभी आप शादी में नहीं जा पाते, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर पाते, बट ये रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखना, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड रखना अप्रोच को, ये सब बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल अपने आप को अगर आप सोचेंगे कि मैं सब चीज़ के साथ अगर पढ़ाई कर लूँ, तो ऐसा आमतौर पर ऐसा संभव नहीं है। कंसिस्टेंट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, मॉक्स को अवॉइड मत कीजिएगा। मॉक्स बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मोटिवेशन के लिए आपको वीडियोस देखने की या मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मोटिवेशन आपके अंदर है। तो वो मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगा। आप अपने आप से पूछिए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, यहाँ आने का रीज़न क्या है। तो जब आप अपने आप से पूछिएगा वाई, तो हाउ आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आप खुद से पूछेंगे कि मुझे ये क्यों करना है, आपके अंतरात्मा अगर आपको जवाब देती है कि मुझे ये क्यों करना है, तो कैसे करना है ये बहुत क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी रहा है, और अब क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो ये एक पैरिटी देता है सारे ऑप्शनल्स में। ऑप्शनल होने एमसीक्यू होने से ये होता है कि सारे ऑप्शनल्स को बराबर का लेवरेज मिलता है। ऑप्शनल के लिए मैंने एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान इसका फॉलो किया था। इस बुक को मैंने फॉलो किया है। ये अच्छी किताब है, यूपीएससी के लिए भी अच्छी किताब है। तो इस किताब से मैंने सोशियोलॉजी को पढ़ा था, और आप बेसिक्स पढ़कर, मतलब आप क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। रहा सवाल स्ट्रैटेजी का, तो इस बार मैंने क्या ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाया जो कि इस बार मैं पास हो गई, बट प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं फेल हो गई। वो ये रहा कि मैंने जो है बहुत फोकस, मेरे अंदर कमी थी, मैंने फोकस नहीं बना कर रखा। मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहा करती थी, और मैं बहुत सारे मटेरियल्स को, बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो किया करती थी। मैं हर दूसरे दिन अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया करती थी। फिर इस वाले अटेम्प्ट में मैंने फाइनली खुद को डिसाइड किया कि मेरे पास जितने भी कंटेंट है या जितने भी बुक्स है, मैं उतने ही बुक्स को, जो कि बहुत कम है, इनफैक्ट आप मेरा अगर बुक शेल्फ देखेंगे तो वो बहुत कम है, बहुत कम किताबें हैं मेरे पास। बस मैंने खुद को इस बार ये कहा था कि मैं इतने ही, अगर क्लियर करना होगा तो मैं इतने ही किताब में इस बार क्लियर करूंगी, और अगर नहीं क्लियर करना हुआ तो मैं कितनी भी किताबें ले लूँ वो नहीं क्लियर होगा। तो मैंने खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया। मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन लाया है, और अपने काम के प्रति मैं थोड़ी सी और फोकस्ड हो गई हूँ। तो ये था मेरा 68th पीपीएससी का जर्नी। मैंने, आई होप मेरे जर्नी से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। Thank you for watching DKT. Thank you DKT for taking my interview, for having me here.